Hello everyone, this is Pankaj from Latif Academy. I welcome you all in our new session जहाँ पे हम वेक्टर्स की सीरीज लेके आया हूँ। जो चैप्टर हमारा रहता था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक चैप्टर रहता है ना, जो हमारे नईब सर ने नहीं कराया। ये वाला चैप्टर मैं कराऊंगा, इसके बाद एक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाला चैप्टर मैं कराऊंगा। ठीक है, ये आज हमारी लेक्चर सीरीज 1 है। आई होप आप सबको समझ आएगा काफी अच्छे से। मैं डिटेल में करवाने की कोशिश करूंगा और जहां जहां पे ये ट्रिक्स काम आएंगी वहां वहां आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है डियर्स, तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारी ऐप पे, जो सीए लतीफ एकेडमी की ऐप है। क्लियर? तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज आता है वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स होता क्या है? बेसिकली हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वो क्या होगा? स्केलर। जिसका मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी हो, वो क्या हो गया? वेक्टर। नहीं समझ आया? ऊपर ऊपर से गया? चलो ऐसा सीखते हैं। देखो, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है ना। एक बंदे को बोला गया कि आपको सी से होकर जाना है। ये पहले ये ऐसे गया फिर ऐसे गया। इस बंदे को डायरेक्शन पता है कि कैसे जाना है, तो ये हमारी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि इस बंदे को क्या डायरेक्शन पता है। क्या ये स्केलर होगी वेक्टर होगी? तो वेक्टर होगी। यहाँ पे हमें डायरेक्शन पता है। ठीक है, अगर देखो किसी बंदे को बोल दिया कि उसको डायरेक्शन नहीं पता, हो सकता है वो ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे घूम के यहाँ चला जाए, है ना। इस बंदे को डायरेक्शन नहीं पता कि कहाँ जाएगा वो, तो वो क्या हो गया हमारा? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो जैसे कि अब स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में आती क्या क्या चीजें हैं, जैसे मास हमारा, ये क्या स्केलर क्वांटिटी, मतलब हम इसको कहीं पे भी ले जाएंगे चेंज नहीं होगा। लेंथ कहीं पे भी ले जाएंगे चेंज नहीं होगी, इसका फिक्स वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, मतलब जैसे 10 सेंटीमीटर या कुछ है। टेम्परेचर किसी जगह का फिक्स है तो फिक्स ही है, वो किसी और चीज से चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, डेंसिटी होगी, स्पीड होगी, ये स्केलर। अब जो चीजें वो चेंज होती है, जैसे हमारी फोर्स है ना, वो डायरेक्शन के कारण चेंज होगी। देखो अगर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, वो पॉजिटिव लेंगे हम। मान लो 30 न्यूटन की लग रही है, तो वो पॉजिटिव होगी। अगर वो वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में 30 न्यूटन की लग रही है, तो वो नेगेटिव होगी। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मेरी, वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और प्लस माइनस किस चीज को डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन को। क्लियर? यहां से हमें एक चीज समझ के आई कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमारे मैग्नीट्यूड को शो करती है, और जो डायरेक्शन को क्या चीज शो करती है हमारी? उसका पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होना। आई होप सबको वेक्टर्स क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी। क्लियर? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आता है डायरेक्शन। डायरेक्टेड लाइन का क्या मतलब है? अगर एक ए पॉइंट से बी जा रही है, हमें पता नहीं ये डायरेक्ट जा रही है, डायरेक्शन पता है। ठीक है, तो ये ए से बी क्या होगा? एक डायरेक्टेड लाइन होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए बी, उसके ऊपर एरो, काइंड ऑफ दिस थिंग। ठीक है, ये क्या होगा? वेक्टर। बट अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेंशन करना हो, तो हम कुछ नहीं, साइड में दो डंडे लगा देंगे। ठीक है, जिसको हम सब क्या पढ़ते हैं? एज अ मॉडुलस। ठीक है, मॉड बोलते हैं हम इसको। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए लगाना होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी डायरेक्शन नहीं पता, तो मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसकी ए वैल्यू लिख सकते हैं। बग बट अगर उसकी हमें डायरेक्शन भी बतानी है, तो उसके ऊपर ये एरो लगाना जरूरी है। ठीक है, अभी तक आपने अगर क्लास 10 तक तो सबने पढ़ी हुई है ना फिजिक्स। देखो अगर हम सिंपली फोर्स लिखते हैं, ठीक है, क्लास 10 तक हम ऐसे चलते थे। बट क्लास 11th में क्या था? ये डायरेक्शन लगाना जरूरी है। जितने भी वेक्टर्स क्वांटिटी होंगी, उनके ऊपर एरो आएगी, इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। ठीक है, यानी कि एफ वेक्टर, ये एफ स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर? ओके, अब इसी से आता है यूनिट वेक्टर। एज अ नेम सजेस्ट, यूनिट, यूनिट का मतलब वन। ठीक है, ऐसा वेक्टर ए जिसका, उस वेक्टर ए को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है।
और इस चीज को डिनोट कैसे करते हैं हम, ए वेक्टर से। ए कैप कैसे डिनोट करते हैं, ए कैप। ये क्या हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। अगर मैं बोलूं हमारा वेक्टर है बी कोई, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका होगा बी कैप। ठीक है, क्लियर। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर। किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अगर मान लो इसी वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि ए कैप निकालना है, तो आप ऊपर क्या लिखोगे, ए वेक्टर, और उसको होल डिवाइड कर दोगे किसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के साथ। समझ आई बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर हैं। कहता है जब एक्स एक्सिस का देखोगे तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप। वाई एक्सिस का क्या होगा, जे कैप। जेड एक्सिस का क्या होगा, के कैप। फिर से रिपीट करता हूं, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया। और यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, ए अगर हमने ए कैप निकालना है उसका फॉर्मूला ए वेक्टर, शाबाश बोलो, वेरी गुड, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके बेसिस में मैं क्वेश्चन पूछूंगा और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिलेंगे। कुछ की प्रैक्टिस मेरे साथ करोगे और 10 से 15 क्वेश्चन आपको होमवर्क एज अ होमवर्क भी मिलेगा, ताकि आपका कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो सके। क्वेश्चन की बात कर रहे थे, क्वेश्चन आ गया। सभी एस्पिरेंट यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और इसका क्या आंसर आया वो कमेंट सेक्शन में बताओ। फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, बता दिया ना, तो अब इसका आंसर बताइए। आई होप सबने वीडियो पॉज करके निकाला होगा। अब देखो, हमें क्या कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना। अब पहली चीज, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला तो सर आपने बताया ही नहीं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, नहीं बताया ना मैंने, तो आपने क्वेश्चन कैसे निकाल लिया, नहीं निकाला। तो चलो मैं आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाता हूँ। मान लो हमारे पास है एक ए वेक्टर विच इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरीके से वेक्टर है। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की बात करूंगा तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई के जो साथ वाला, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से निकालेंगे। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता चल गया, चल गया ना। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, कर लिया सबने, शाबाश, कर लिया। तो चलो अब हम करते हैं इसका। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ए कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये होता है। अब ए वेक्टर क्या हमारा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। होल किससे डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ पे क्या होगा, अच्छा आई का कोफिशिएंट क्या 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट क्या, यानी 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। के का कोफिशिएंट क्या, यानी कि 3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 14। इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, अंडर रूट ऑफ 14। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आई कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 प्लस 2 जे कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 प्लस 3 के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 14। ठीक है, ये इसका आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे फिर। कहता है राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, ओके 15, और इसकी डायरेक्शन में है, इसी मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन में है। तो आप क्या करोगे डियर, सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, हमें इसकी डायरेक्शन में निकालना है, तो जो भी आपको ये वाला वेक्टर दे रखा है ना, ए वेक्टर, सबसे पहले आप इसका क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस चीज को डिनोट करता है, डायरेक्शन को। और उसका मैग्नीट्यूड क्या 15 है, तो आप उस वेक्टर को निकालने के लिए लेट इट बी बी वेक्टर, तो वो क्या होगा, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड जो हमें दिया होगा।
तो निकालने का फॉर्मूला होगा ये वाला। तो यहाँ से पहले ए कैप निकालो। ओके, ए कैप इज इक्वल टू व्हाट? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर which is equal to I vector minus 2j cap plus 2k cap। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आया? शाबाश, निकाल के बताओ। वेरी गुड, विच इज इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू क्या है? 3 आई। तो यानी कि अब बी वेक्टर यानी कि जो जिसका मैग्नीट्यूड 15 है और वो कौन सी डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में, यानी कि ए कैप की वैल्यू डालूंगा यहाँ पे, विच इज इक्वल टू आई कैप अपॉन 3 माइनस 2j कैप बाई 3 प्लस 2k कैप बाई 3। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे डिवीजन भी कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक की समझ नहीं आई है तो वो स्पेसिफिक बताएं, हम एक डाउट सेशन अलग से रखेंगे जिसमें सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा मैं आपके। ओके, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। इक्वल वेक्टर्स। कंसेप्ट क्या आ गया हमारे पास? इक्वल वेक्टर्स। कहते हैं दो वेक्टर, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, ये इक्वल कब बोलेंगे? इक्वल होंगे तो इनको डिनोट इस तरीके से करेंगे। वो कब होंगे? अगर उनकी लेंथ भी सेम होगी, डायरेक्शन भी सेम होगी। व्हाट डज इट मीन कि लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है? मतलब उनका साइन वाला भी पोर्शन भी सेम होगा और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो भी सेम होगी। ओके, क्वेश्चन आ गया इस पे। कहता है एक ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, कहते हैं ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है ए1 और बी, ए1 बी2 और ए3 की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ उससे पहले। अच्छा, यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, देखो अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर है, जैसे कि मान लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस प्लस जेड के, ठीक है, और दूसरा बी वेक्टर मेरे पास पी आई क्यू जे एस के। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब x इक्वल टू p है, यानी कि i वाले दोनों कंपोनेंट इक्वल हैं, एंड y इक्वल टू q है, यानी कि j वाले दोनों कोएफिशिएंट इक्वल। सिमिलरली z इज इक्वल टू k है। कंसेप्ट क्लियर? आई रिपीट वंस अगेन, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उन दोनों के क्या जो कोएफिशिएंट i वाले होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, y वाले कोएफिशिएंट इक्वल होंगे, z वाले को सॉरी k वाले कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे आई वाला कोएफिशिएंट क्या है? a1। a1 किसके इक्वल होना चाहिए? इसके आई के, विच इज इक्वल टू 2। a1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसका j क्या है? 3। किसके इक्वल होना चाहिए? b2 के, यानी कि b2 की वैल्यू भी आ गई। सिमिलरली देखो यहाँ पे a3 k का कोएफिशिएंट है, तो वहां पे k का कोएफिशिएंट क्या? 1, तो 1 के इक्वल आ गई। तो हमारी वैल्यू आ गई, a1 b2 a3 की वैल्यू आ गई। सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? इक्वल वेक्टर्स क्लियर हुए? वेरी गुड, तो चलो आगे चलते हैं फिर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अगर ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है, इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। कहता है कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो बताओ, अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो ये बताओ। पहले वेक्टर्स देखते हैं। इस वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब आई वाले दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे क्या आई का कोएफिशिएंट 2 है, ये इक्वल ही नहीं है, तो ये पोर्शन तो गलत हो गया, यानी कि दोनों के दोनों वेक्टर तो इक्वल नहीं है। अब मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? अभी सिखाया था, अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर। यहाँ पे k का नहीं है तो उसकी जगह 0 आएगा, विच इज इक्वल टू आ गया 9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, देखो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट क्या? 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस j का क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस k का नहीं है तो 0 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन इक्वल है बट दोनों के दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आप सब नोट कर लोगे,
कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, अगर ये दोनों इक्वल है, नॉट नेसेसरली कि वेक्टर्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? ओके क्लियर। तो चलो अगले क्वेश्चन पे फिर। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। कहता है द वेक्टर व्हिच हैज द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम हो ए बट अपोजिट डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या अपोजिट हो ए वेक्टर के, उसको हम डिनोट किस तरीके से करेंगे। मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन, डायरेक्शन प्लस या माइनस से पता चलती है, तो अपोजिट है तो माइनस ऑफ ए आ जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर किससे डिनोट होगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर से। कहता अगर हमारे पास पी क्यू वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, तो क्यू पी वेक्टर, देखो जैसे ये पी था ये क्यू था, है ना, जब ये यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हुआ, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। बट अगर हम Q से P की साइड आए तो वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेंथ सेम रह रही है ना, तो ये माइनस ऑफ ए से वेक्टर से डिनोट करेंगे। कंसेप्ट क्लियर नेगेटिव वाला? ओके तो आगे चलते हैं। दैट इज जीरो और नल वेक्टर। कहता है वो वेक्टर जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट को कोइंसाइड, मतलब जहां से इनिशियल पॉइंट है घूम फिर के वहीं पे आ जाए, तो वो क्या होगा हमारा, जैसे कि सर्कल, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा जीरो वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। को इनिशियल, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो वो को इनिशियल होंगे, ठीक है। सिमिलर तरीके से कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर का हमें क्या मतलब, एक वेक्टर के ऊपर दूसरी लाइन हो, है ना, या फिर वो सेम पॉइंट से हो, सबने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा ना, बस वैसा ही है। कहता है वेक्टर्स हैविंग अ सेम और पैरेलल सपोर्ट, कहता है सेम सपोर्ट, यानी कि अगर मान लो ये एक ए वेक्टर है, इसी के ऊपर क्या हो जाए हमारा बी वेक्टर हो जाए, या तो ऐसा हो जाए, या एक वेक्टर ए आ रहा है तो दूसरा उसके आगे से ही स्टार्ट हो जाए, तो वो वेक्टर्स क्या होंगे हमारे, कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पे लाई करने वाले, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, अब देखो कोलिनियर की पहली चीज कंडीशन पता होनी चाहिए हमें, ओके। कोलिनियर की एक कंडीशन होती है, दो वेक्टर, अगर एक बेटा ए वेक्टर है हमारे पास और दूसरा वेक्टर है बी, ये दोनों कोलिनियर कब होंगे, अगर हमारा ए वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज लैम्डा बी वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है, मतलब उनकी मैग्नीट्यूड में फर्क आ सकता है बट डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारी कोलिनियर के लिए। कहता है यहाँ पे एक ही वैल्यू फाइंड आउट करो अगर ये दोनों वेक्टर क्या कोलिनियर हैं, ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले हम कोलिनियर वेक्टर हैं तो सॉल्व करते हैं। देखो इसका मतलब 2i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए आई प्लस 6j माइनस 8k, ठीक है। यहां से देखो इस, अगर ये इक्वल है इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि 2i इज इक्वल टू लैम्डा ए आई, ठीक है। सिमिलरली माइनस 3j इज इक्वल टू लैम्डा 6j एंड फोर्थ वन इज, यानी कि 4k वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा 8k वेक्टर, ठीक है। अब किसी से भी लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जैसे यहां से करी तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, देखो 4k था ना यहाँ पे, देखो के तो सीधा सीधा कटा, सॉरी, ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 1 जा 4 2 जा, यानी कि -2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 2। क्या मैंने कुछ गलत करा है, बताओ सभी, करा है गलत मैंने, लैम्डा की वैल्यू आ गई -2, ठीक है जी। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अब इसमें डाल दो वैल्यू, 2 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए, यानी कि 2 इज इक्वल टू -2 ऑफ ए, ओके, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1, सॉरी -1, आंसर आ गया, सॉरी सॉरी मैंने कुछ गलती करी है यहाँ पे, माई मिस्टेक, यहाँ पे लैम्डा कितना आना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू आएगा -1/2, है ना, क्योंकि 2 पार जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू डाल दो, 2 इज इक्वल टू -1/2 इंटू ए,
यानी कि a इज इक्वल टू -4। a की वैल्यू क्या आ गई? -4। ठीक है, अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कहता है जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं उसकी कंडीशन क्या? a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ b वेक्टर। ये कंडीशन याद रखनी है आपको। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर्स की कैटेगरी की तरफ। ओके, कोलिनियर वेक्टर हैविंग अ सेम डायरेक्शन, जिनकी डायरेक्शन सेम होगी, मतलब जैसे एक वेक्टर जा रहा है दूसरा भी ये जा रहा है, ठीक है, इनकी डायरेक्शन सेम है तो ये लाइक वेक्टर होगी। वो वेक्टर्स हैविंग अ अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल है बट अपोजिट, जैसे ये पी क्यू डायरेक्शन इस साइड है, लेंथ सेम है बट डायरेक्शन क्या है इनकी? बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के, तो ये कौन से होंगे? अनलाइक वेक्टर्स। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्री वेक्टर्स। कहता है इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर हमें इनिशियल पॉइंट ही नहीं पता तो वो वेक्टर क्या होगा? फ्री वेक्टर। Second one is localized vector. A vector drawn parallel to a given vector through a specific point as an initial point is called as a localized vector. मान लो एक ये वेक्टर है, ठीक है, इसके पैरेलल मुझे कोई वेक्टर बनाना है और मुझे ना पॉइंट क्या किया जाए? मेंशन किया जाए। आई रिपीट वंस अगेन, मान लो ये ए वेक्टर है, इसके पैरेलल में कोई वेक्टर बनाना है मुझे और मुझे स्पेसिफाई करने की इस पॉइंट से बनाओगे, तो ये हमारा कौन सा वेक्टर हो गया? बी, लोकलाइज्ड वेक्टर। एंड नेक्स्ट वन इज कोप्लेनर वेक्टर। तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर जो सेम प्लेन में हो। कोप्लेनर मतलब एक जैसा प्लेन, ठीक है, या तो सेम प्लेन में हो या पैरेलल टू सम प्लेन, जैसे ये एक एक्स प्लेन में है, जो वाई प्लेन है वो दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? कोप्लेनर होंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लेनर। क्या बोलेंगे हम? नॉन कोप्लेनर वेक्टर। अब हाउ टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कहता है अगर हमें एक पॉइंट दिया ओरिजिन, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक पोजीशन वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, ठीक है, जैसे यहां देखो, ठीक है, यहाँ अच्छा मान लो यहाँ बनाया मैंने पी वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले, ठीक है, ये ओरिजिन से इसका मैंने क्या फाइंड आउट करना? पोजीशन वेक्टर। तो वो क्या होगा? जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ना उसके साथ आई कैप, वाई कैप और जेड कैप लग जाएगा, साथ में प्लस आ जाएगा। मान लो मेरे पास है कोऑर्डिनेट्स 2 3 4, इसका मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ निकालना है पॉइंट का। पॉइंट का अलग है, दो पॉइंट्स का अलग है, यहाँ पे हम सिंगल पॉइंट का सीख रहे हैं। जब भी सिंगल पॉइंट, इट मींस फ्रॉम अ ओरिजिन। कहां से होगा वो? ओरिजिन से। तो यानी कि 2 3 4 है, तो कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर? विच इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप। ये हमारा क्या होगा? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम अ पॉइंट और फ्रॉम अ ओरिजिन। ओके, ये तो सीख लिया सबने। अब पोजीशन वेक्टर निकल गया तो इसका क्या बोलेंगे? अब हमने इसको क्या निकालना है? दैट इज क्या निकालना है हमें? इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। क्लियर? अब देखो, जो ये चीज लिखी गई है ना, ये वाला वेक्टर, ये फॉर्म, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट फॉर्म। और जो एक्स वाई जेड है ये हमारे स्केलर कंपोनेंट है। एक्स आई वाई जे प्लस जेड के क्या बन जाएंगे? वेक्टर कंपोनेंट। और ये जो जब बीच में ऐड आ जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट फॉर्म। स्केलर कंपोनेंट जो उनके कोफिशिएंट है, जब उनके साथ आई वाई आई जे के लग जाएगा, दे आर वेक्टर कंपोनेंट्स। क्लियर? अब हमने क्या पढ़ लिया? पोजीशन पढ़ लिया है ना। अब दो पोजीशन वेक्टर से मिलकर एक वेक्टर कैसे बनता है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से समझोगे आप। मान लो आपके पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है, आपको इस दोनों का वेक्टर बताना है, यानी कि ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। आप क्या करोगे? हमें ए बी फाइंड आउट करना है ना, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकालना पड़ेगा, उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। जब मैं ए बी वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की बी पहले लिख रहा हूँ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बाद में लिख रहा हूँ। बट अगर मैं बी ए वेक्टर की बात करूंगा, बी ए वेक्टर की बात करूंगा, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए,
फिर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इसको मैं काफी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं आपके लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज जो इसका क्वेश्चन भी मिल गया हमें, कहता है ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है। सबसे पहले तो हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो मैं 2 फाइंड आउट करूंगा, तीसरा आप कमेंट में बताओगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या आ जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या आएगा जी? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा मेरे लिए? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। निकाल दिया। अब सी का आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ, हरी अप। बता दिया सबने। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या फाइंड आउट करनी है, दैट इज ए बी वेक्टर। अभी सिखाया ए बी वेक्टर निकालने का तरीका, विच इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की वैल्यू डालो यहाँ पे, क्या हमारे पास आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विच इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे तो सिंपल लिख देंगे आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। प्लस माइनस माइनस आई कैप प्लस माइनस माइनस 2j कैप प्लस माइनस माइनस 4k कैप, ठीक है। सॉरी यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए में 4 नहीं था, यहाँ पे 3 था, है ना। यहाँ पे 3 कैप था, माई मिस्टेक, 3k कैप था। देखो आई वाले आई से सब्ट्रैक्ट करो, आई वाला आई से प्लस 1 माइनस 1 0 आ गया, ठीक है। माइनस का 2j माइनस का 2j यानी कि माइनस का 4j कैप प्लस का 4k कैप माइनस का 3k कैप विच इज इक्वल टू प्लस का k कैप। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? माइनस माइनस 4j कैप, सॉरी बीच में यहाँ पे प्लस k कैप। क्लियर? सिमिलर तरीके से आप BA की क्या वैल्यू आई है, CB की क्या वैल्यू आई है, AC वेक्टर की क्या वैल्यू आई है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई, ठीक है। चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। वैसे देखो जो BA वेक्टर है वो आएगा मेरे पास 4j माइनस k कैप, जो AC वेक्टर है उसकी वैल्यू होगी आई कैप माइनस 3j माइनस k कैप, जो CA है उसकी वैल्यू आएगी, क्या आएगी उसकी वैल्यू, सॉरी AC की माइनस आई है, यहाँ पे आई कैप प्लस 3j प्लस 2k प्लस 2k कैप, ठीक है। सॉरी इट विल बी द वैल्यू ऑफ CB, मैंने फाइंड आउट नहीं किया, मैं सिर्फ सोल्यूशन लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और सिमिलर तरीके से ये सारी की सारी आपकी निकल जाएंगी। ओके जो इस वेक्टर पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको होमवर्क है। ए वेक्टर दे रखा है जी, बी वेक्टर दे रखा है जी, सी वेक्टर दे रखा है। तो सबसे पहले आप 2a निकालोगे, फिर बी की वैल्यू यहाँ डालोगे, फिर 3c निकालोगे, सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके सॉल्व करोगे। याद रखना आई वाला हमेशा आई से सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा, ठीक है। बी जे वाला हमेशा जे से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। जे वाला हमेशा जे से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा और के वाला हमेशा के से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ अ वेक्टर विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एडिशन ऑफ अ वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। देखो मान लो एक ए वेक्टर है इस डायरेक्शन, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, क्या ऐड होंगे? बिल्कुल नहीं। एडिशन वेक्टर हमेशा तभी ऐड होंगे जहां पे हमारा एक वेक्टर खत्म हो रहा है उसके अगला वहीं से स्टार्ट हो जाए, जैसे ये इस डायरेक्शन में, इसके अगली ये कैरी फॉरवर्ड करा है, तो जो इनका रिजल्टेंट बनेगा ना, दैट इज दिस इज, ये वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में हमेशा। इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये किस डायरेक्शन में होगा? जिसकी पहले वाले की डायरेक्शन थी, दूसरे वाले की डायरेक्शन के नहीं, ठीक है। ये यही हमारा क्या था? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, कि अगर दो साइड का हमें दिया गया, जो थर्ड साइड होगी उसको हम किस डायरेक्शन में लेंगे? रिवर्स ऑर्डर में। जे गई यहां से ऐसे,
ये गई यहाँ से ऐसे, इसका रिवर्स होना तो वैसे ऐसे चाहिए था। अगर हम रूल को फॉलो करें, देखो ये इस डायरेक्शन में ऐसे गई, ये ऐसे गई, बट होनी ये आगे से जहां ऐसे होनी चाहिए थी, बट ये थर्ड साइड जो रिवर्स आउट हो जाएगी, ये इसको नहीं इस डायरेक्शन को डिनोट करेगी। ठीक है, मान लो देखो अगर मेरे पास एक वेक्टर ए जे जा रहा है, बी वेक्टर जे जा रहा है, ठीक है, तो सी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, जो इनका रिजल्टेंट, वो देखो कायदे से ऐसे जाना चाहिए था, बट क्योंकि ऐड हो रहा है भाई, उसकी चोड़ है, वैसे नहीं जा रहा, उसकी डायरेक्शन इस टाइप से होगी। क्लियर? सिमिलर पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन में क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू वेक्टर। ठीक है, तो जो उसका डायगोनल है यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है एडिशन ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर? कुछ प्रॉपर्टीज है एडिशन की, कहता है जो a प्लस बी है वो b प्लस ए से के इक्वल होगी, कम्यूटेटिव भी होगी, एसोसिएटिव भी होगी, एडिटिव भी होगी, एडिटिव इनवर्स भी होगा। ये सब प्रॉपर्टीज आपने कहाँ पढ़ रखी है, सेट्स में। तो आपको कम्यूटेटिव से पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है, एसोसिएटिव से ये मतलब होता है, एडिटिव आइडेंटिटी से ये मतलब होता है, इनवर्स से ये मतलब होता है। ठीक है, ओके। एक इंपॉर्टेंट नोट, कहता है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू नॉन कोलिनियर वेक्टर इज गिवन बाय दिस। कभी भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हो उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका फॉर्मूला होगा लैम्डा इनटू ए कैप प्लस बी कैप। ए कैप का फॉर्मूला दिस वन, बी कैप का फॉर्मूला दिस वन। ठीक है, यानी कि यूनिट वेक्टर। क्लियर? ओके। डिफरेंस ऑफ अ टू वेक्टर, कहता है जो डिफरेंस ऑफ अ टू वेक्टर है वो कब होगा, जब दोनों वेक्टर हमारी क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। देखो ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, अगली वाली ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका क्या जो थर्ड साइड होगी वो किसको डिनोट करेगी, डिफरेंस को, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को। ठीक है, ये वैसे ज्यादातर जिनका 11th क्लास है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सिर्फ निकालना आना चाहिए, है ना। तो ये इतना डिटेल में मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका कंसेप्ट नहीं सीखने से, सिर्फ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन कहता है एबीसीडी इज अ रोम्बस। अगर हमारे पास क्या एबीसीडी का एक रोम्बस है ना, मान लो देखो ए रोम्बस कैसे होती है, कुछ इस तरीके से होती है ना रोम्बस भाई। ठीक है, ओके, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है जी, ओके, अच्छा ओ ए, डायगोनल्स कट करें एट पॉइंट ओ पे। ठीक है जी, अब आप सबको पता है कि जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल होगा, है ना, जो ओ सी है वो ओ डी के इक्वल होगा हमेशा, इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई कि जो हमारे डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री, एंड बाइसेक्ट का क्या मतलब हो गया, वो दोनों इक्वल लेंथ में डिवाइड होंगी। अब मुझे देखो बाइसेक्टर ये इस डायरेक्शन में जाएगा, बट ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ बी, एंड ओ सी इज इक्वल, ओ सी वेक्टर सॉरी, वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ डी वेक्टर। तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पे डालोगे तो ओ ए से ओ सी कट जाएगा, ओ बी से ओ डी कट जाएगा, इज इक्वल टू 0 क्या आएगा हमारा सोल्यूशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में, ठीक है, खुद सॉल्व करोगे, बट इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, अभी तक जितना हमने करा उतना समझ आया होगा। समझ आया? ठीक है, फिर तो चलो अगला, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये हमने कौन सा चैप्टर में पढ़ रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूले में, है ना। तो यहाँ पे बट वेक्टर से कैसे डिनोट करते हैं, मान लो ये हमारा एक ए वेक्टर बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। ठीक है, ए कोई वेक्टर है जो इसको जो इससे थर्ड लाइन बन रही है उसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो उस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, सेम उसी तरीके से r वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू बी, m दैट इज रेशियो बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन, योगी नॉर्मल इंटरनल डिवीजन, जब इस तरीके से कट कर रहा है। ठीक है, अब एक आती है एक्सटर्नल डिवीजन,
जब इस तरीके से, यानी कि टोटल रेशो n थी, ये बड़ी वाली रेशो m थी, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। क्लियर? और अगर कोई इक्वल डिवाइड कर रहा हो, यानी कि रेशो 1:1 बन जाएगी, उसका फॉर्मूला शॉर्ट में, जैसे कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़ा था। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या पढ़ा था? x की वैल्यू क्या होती है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे x1 की जगह a आ गया, x2 की जगह b आ गया, डिवाइड बाई 2 एज इट इज रहा। ओके, अच्छा, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ डिफरेंट सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, कहते हैं जो डिफरेंट साइड्स हैं उनका जो सेंटर, मान लो देखो ये ट्राइंगल बन रही है, इसका यहाँ के सेंटर होगा, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है? मान लो ये ए वेक्टर है ये वाली साइड, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 3। ये कब? जब हम सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। बट अगर हमें इन सेंटर, बिल्कुल सेंटर में निकालना है, तो पहले हम बी सी इंटू ए करेंगे, फिर सी। अच्छा, ये वैसे ना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिक्स जिन्होंने पढ़ना उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, हमें ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी हो जाती है, तो अकॉर्डिंग टू जेकेएसएसबी इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब ये क्वेश्चन है आपकी होमवर्क के लिए, ठीक है, पी वेक्टर दे रखा है, क्यू वेक्टर दे रखा है, रेशियो दे रखी है जी। पहले इंटरनली फिर एक्सटर्नली। इंटरनल का फॉर्मूला क्या था? आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस, बी वेक्टर था और क्या था फॉर्मूला? क्या सिर्फ बी वेक्टर था? नहीं, क्या फॉर्मूला था? फिर से रिपीट करते हैं हम, मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे सब अच्छे फॉर्मूले। देखो, जब इंटरनल होगा तो m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर होल डिवाइड बाय m प्लस n। बट जब एक्सटर्नली हो जाएगा, जहां पे प्लस है वहां पे क्या आ जाएगा? सिर्फ सब्ट्रैक्शन का साइन, यानी कि माइनस का साइन। देन दैट्स ऑल फॉर आवर क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ओके, आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा, ठीक है, समझ आया? अगर ये समझ आ गया आपको और अच्छा लगा लेक्चर, तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को बताएं, और आपको पीडीएफ हमारे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल और हमारी ऐप में, आपको पता है ना हमारी ऐप प्ले स्टोर में, बस वहां से मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करके Pankaj_0498, ठीक है। तो आज का टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपकी क्लास को यही खत्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, जितना हमने पढ़ा है उसके बेस पे। तो सभी एस्पिरेंट अपनी शिद्दत के साथ ये क्वेश्चन करेंगे और इनके सॉल्यूशन आपको जल्दी ही ऐप पर मिल जाएंगे, या फिर मैं अगली क्लास में आपको स्लाइड में इनके सॉल्यूशन को शो कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।